नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पोस्ट स्टडी की एक और क्लास में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे पीओ गाइड पार्ट 2। तो फॉरेन पोस्ट के बारे में हम देखेंगे आज की क्लास में। अभी तक हमने देखा था जो 11 क्लासें हमारी पिछली हुई है पीओ गाइड पार्ट 1 के बारे में, अलग अलग आर्टिकल्स के बारे में, कैसे उन्हें पोस्ट किया जाता है, क्या उनसे संबंधित रूल्स और रेगुलेशंस हैं, पैकेजिंग, इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन, सब कुछ। तो पीओ गाइड पार्ट 2 फॉरेन पोस्ट के मामले में भी हम देखेंगे। सिमिलर ही है, थोड़ी सी कुछ चेंज है इसमें, सब कुछ डिटेल से देखेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 1 जनरल सेक्शन, सामान्य जो भी चीज़ें हैं। सबसे पहले आता है डेफिनेशन ऑफ फॉरेन पोस्ट। विदेशी डाक की परिभाषा क्या है, या फिर किसे विदेशी डाक कहते हैं। पोस्टल सर्विस विच डू नॉट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ इनलैंड पोस्ट। सिंपल सा है, जैसे कि इनलैंड पोस्ट वो होता था जो भारतीय डाक द्वारा कंट्रोल किया जाता था, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उसके अधीन आता था। वैसे ही फॉरेन पोस्ट वो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन नहीं आता है, यानी कि विदेशियों के पास आता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम क्लॉज नंबर 2 में, कैटेगरी ऑफ फॉरेन पोस्टल आर्टिकल। ठीक है, तो जैसे हमने पीओ गाइड पार्ट 1 में देखा था, वहाँ पे हमारे पास 10 आर्टिकल्स थे। यहाँ पे हमारे पास 2 आर्टिकल्स है, लेटर पोस्ट और पार्सल पोस्ट। ठीक है, इसमें 2 कैटेगरीज होती है। कौन कौन सी होती है? लेटर पोस्ट और पार्सल पोस्ट। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे क्लॉज नंबर 3 में, जो कि है हमारा यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है ये एग्ज़ाम में कि यूपीयू की फुल फॉर्म क्या है। तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन ये पूरा नाम है। इस्टेब्लिश ऑन 9 अक्टूबर 1874 इन यूएन हेडक्वार्टर बर्न, स्विट्ज़रलैंड एंड हैव 192 मेंबर्स इन प्रेजेंट। ठीक है, 9 अक्टूबर 1874 को इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, यूएन की तरह ही है ये। ठीक है, जो यूएन है ये यूएन की तरह ही है, जैसे यूनाइटेड नेशंस होता है वैसे ही ये यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है। हेडक्वार्टर जो कि है इसका बर्न, स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, और वर्तमान में इसके 192 देश सदस्य हैं। ठीक है, सभी कंट्रीज़ इसमें हैं, कुछ को छोड़कर। सिंगल पोस्टल टेरिटरी, जब आप यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के अंतर्गत आते हो, अगर आप उसके सदस्य हैं, तो आपके लिए वो पूरा क्षेत्र जो भी उसके 192 सदस्य देश है, तो एक सिंगल टेरिटरी बन जाता है, एक डाक क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, तो ये फ़ायदा है फ्रीडम ऑफ ट्रांसमिट, जिसमें इसकी फ़ायदा मिलता है आपको ट्रांसमिशन के लिए, आपकी डाक भेजने के लिए। ठीक है, पोस्टल यूनिवर्सल पोस्टल कन्वेंशन। ठीक है, यूनिवर्सल पोस्टल कन्वेंशन क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ लेटर पोस्ट सर्विस एंड इंश्योर्ड आर्टिकल। ठीक है, ये यूनिवर्सल पोस्टल कन्वेंशन जो है वो एक पत्र डाक सेवा के लिए या फिर इंश्योर्ड आर्टिकल्स के लिए जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उसको कहते हैं यूनिवर्सल पोस्टल कन्वेंशन। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। यूपीयू पार्सल। यूपीयू पार्सल पोस्ट एग्रीमेंट होता है, इसमें पोस्ट के समझौते और पार्सल सर्विसेज आती है। ठीक है, यूपीयू पार्सल में क्या क्या आता है? पोस्ट एग्रीमेंट और जो भी पोस्ट भेजे जाने के एग्रीमेंट्स होंगे, और पार्सल सर्विसेज आएगी। स्पेशल बिलेटरिक एग्रीमेंट। ठीक है, अगला है हमारे पास स्पेशल बिलेटरल एग्रीमेंट, विशेष द्विपक्षीय समझौते जिन्हें कहते हैं। मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर और कैश ऑन डिलीवरी के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो स्पेशल बिलेटरल एग्रीमेंट। ठीक है, तो आगे है स्पेशल अरेंजमेंट। ठीक है, तो स्पेशल अरेंजमेंट किस किस देश के लिए किया जाता है? इंडिया से अगर फॉरेन पोस्ट भेज रहे हैं तो भूटान, बांग्लादेश और नेपाल। ठीक है, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल के लिए स्पेशल अरेंजमेंट होते हैं। कंट्रीज़ इन यूपीयू। ठीक है, तो क्लॉज नंबर 4 है, 192 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, आगे है हमारे पास 4A, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, APPU, जिसका शॉर्ट एब्रिवेशन है APPU। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। APPU का पूरा नाम, तो एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन उसका पूरा नाम है। इस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1961, 1 अप्रैल 1961 में ये शुरू हुआ था। एग्ज़ाम में पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर ले। हेडक्वार्टर मनीला में था इसका पहले, फिलीपींस में जो एक शहर है मनीला, पर 2002 के बाद ये बैंकॉक में शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, तो हेडक्वार्टर कहाँ है? बैंकॉक में। इंडिया ने कब ज्वाइन किया है APPU को, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन को? इंडिया ने 1973, 1973 में शामिल हुआ है इंडिया। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और करंटली इसमें 33 मेंबर्स है एशिया के। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कई बार कि एग्ज़ाम में एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का सदस्य कौन नहीं है। उसमें 4 देश होंगे, तो जो भी उसमें यूरोपियन देश या फिर अफ्रीकन देश होगा वो नहीं होगा। बाकी जो मैक्सिमम अपने
एशियन देश होते हैं वो होते हैं, ऐसा ही पूछा जाता है। बाकी आप इसकी लिस्ट भी देख सकते हो, आपको मिल जाएगी गूगल पे। APPU कन्वेंशन, ठीक है। APPU कन्वेंशन क्या है? जैसे हमने UPU कन्वेंशन देखा अभी, APU कन्वेंशन क्या है? सभी देशों को ये बाइंडिंग ऑल कंट्रीज, सभी देशों को ये जोड़ता है। कंसेशनल और लेटर पोस्ट आइटम, ठीक है। कंसेशनल हो जाती है लेटर पोस्ट आइटम्स जो है इसमें भेजने में APPU कन्वेंशन के द्वारा, ठीक है। आगे है जनरल एप्लीकेशन ऑफ इनलैंड रेगुलेशन, ठीक है। तो अंतर्देशीय विनिमय का सामान्य अनुप्रयोग, जो इनलैंड रेगुलेशंस है, इनलैंड जो पोस्ट की रेगुलेशंस है, रूल्स है, उनका कौन कौन से रूल्स जो है फॉरेन पोस्ट में लगते हैं, वो ये क्लॉज है। सबसे पहले है रेगुलेशन ऑफ इनलैंड पोस्टल सर्विसेज अप्लाई टू फॉरेन पोस्टल आर्टिकल्स एज वेल, ठीक है। जितनी भी अंतर्देशीय डाक के नियम्स हैं वो फॉरेन पोस्टल आर्टिकल के लिए भी लगते हैं, कुछ स्पेशल रेगुलेशंस को छोड़कर, ठीक है। कुछ स्पेशल रेगुलेशन को छोड़कर बाकी सभी सेम है। सेक्शन 2 है हमारा जनरल रेगुलेशन एप्लीकेशन इन लेटर पोस्ट। लेटर पोस्ट में लागू होने वाले जो सामान्य रेगुलेशंस है, नियम है, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखेंगे हम डेफिनेशन ऑफ लेटर पोस्ट। लेटर पोस्ट में आता क्या क्या है? तो लेटर पोस्ट में आते हैं लेटर्स, पोस्ट कार्ड, प्रिंटेड पेपर जिसमें कि बुक्स और रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है आपके, स्मॉल पैकेट्स, ब्लाइंड लिटरेचर, एरोग्राम। एरोग्राम आपका इनलैंड लेटर कार्ड के ही तरह होता है, तो फॉरेन पोस्ट में उसे एरोग्राम कहते हैं, ठीक है। आगे हमारा रेट्स ऑफ पोस्टेज, डाक की दरें किस प्रकार रहेगी, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ सर्विस पोस्ट वेयर एप्लीकेबल, सतह पोस्ट प्लस जहाँ पे लागू हो, ठीक है, जहाँ पर लागू हो सतह प्लस सतह पोस्ट जो है सरफेस पोस्ट, उसके साथ साथ जहाँ पर लागू हो एयर सरचार्ज, रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस, ठीक है। तो ये आपके लिए चार्जेस रहेंगे। आगे एयरमेल पोस्ट कार्ड एंड एरोग्राम कंबाइंड चार्जेस। एयरमेल पोस्ट कार्ड जो होते हैं और एरोग्राम होते हैं उनके कंबाइंड चार्जेस हो गए पोस्टेज कम एयरमेल सरचार्ज, ठीक है। और जो पोस्टेज और एयरमेल सरचार्ज है वो फिक्स कर दिया गया है सभी देशों के लिए, ठीक है। सरफेस पोस्टेज रेट इज सेम फॉर ऑल डेस्टिनेशन। जो भूतल डाक दर है वो सभी देशों के लिए या फिर सभी डेस्टिनेशंस के लिए एक समान है, कुछ को छोड़कर, ठीक है। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, कुछ को छोड़कर, वो कौन से कुछ है वो भी आपको पता लग जाएगा। स्पेशल सर्विसेज रजिस्ट्रेशन, विशेष सेवाओं का पंजीकरण जो है करवाना होता है, उसके लिए आपको एक्नॉलेजमेंट, इंश्योरेंस, कैश ऑन डिलीवरी, लेट फीस। अगर ये आप स्पेशल सर्विसेज लेना चाहते हैं जैसे कि एक्नॉलेजमेंट, स्वीकृति, इंश्योरेंस, कैश ऑन डिलीवरी, लेट फीस, अगर ये स्पेशल सर्विसेज आप लेना चाहते हैं तो सभी गंतव्यों के लिए, ठीक है, जितनी भी डेस्टिनेशन है उनके लिए समान दर पे आपको इसका पंजीकरण करवाना होगा, ठीक है। आगे है एयर सरफेस एंड कंबाइंड एयर मेल चार्जेस। वायु सतह और संयुक्त हवाई डाक प्रभार जो है वो कंडीशन डेस्टिनेशंस के हिसाब से अलग अलग होता है, ठीक है। जो भी एयर सरफेस चार्जेस है या फिर कंबाइंड एयर मेल चार्ज है वो आपके डेस्टिनेशन पे डिपेंड करता है, आप कौन सी डेस्टिनेशन पे भेज रहे हो, ठीक है। वेट स्टेप फॉर यूज्ड, वेट स्टेप्स जो है वो यूज़ की जाती है, सरफेस पोस्ट के लिए डिफरेंट की जाती है और एयर मेल पोस्ट के लिए डिफरेंट की जाती है, जो वेट स्टेप्स के यूज़ किया जाएगा। आगे है सस्पेंशन ऑफ सर्विस, अगर आप सेवा का निलंबन हो जाता है तो पोस्टेज चार्ज, स्पेशल चार्ज एंड एयर सरचार्ज रिफंडेड। अगर आपकी जो सेवा है वो निलंबन हो जाता है, सस्पेंड हो जाती है, तो डाक शुल्क, जो स्पेशल चार्ज है और एयर सरचार्ज है वो आपको रिफंड हो जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे हम। आगे है क्लॉज नंबर 8, मेकअप ऑफ आर्टिकल्स, पैकिंग, ठीक है। तो पैकिंग का आर्टिकल्स की पैकिंग किस प्रकार से की जाएगी। सबसे पहले सिक्योर पैकिंग अकॉर्डिंग टू साइज, नेचर एंड कंडीशन ऑफ ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल सेम है जैसा कि हम पीओ गाइड पार्ट 1 में हमने देखा था इंग्लैंड के लिए। आर्टिकल की प्रकृति के अनुसार, उसके आकार के अनुसार सुरक्षित पैकिंग करनी है जिससे परिवहन में कोई, उसको ट्रांसपोर्ट करने में कोई भी परेशानी ना हो। डजंट इंजोर स्टाफ, ठीक है, और कर्मचारी को कोई वो घायल ना करे। एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू एनवलप अकॉर्डिंग टू कंटेंट, और सामग्री के अनुसार लिफाफा यूज़ करे, ठीक है। और कलर्ड एज एनवलप रिजर्व फॉर एयर मेल कोरस्पॉन्डेंस, रंगीन किनारों वाले जो लिफाफे हैं वो एयर मेल कोरस्पॉन्डेंस के लिए आरक्षित है, ठीक है, आरक्षण यहाँ पे भी। आगे
ठीक है। आरक्षित है वो रंगीन कलर वाले, ठीक है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। रंगीन कलर वाले लिफाफे जो है वो किसके लिए आरक्षित है या फिर रिजर्व्ड है, तो वो एयर मेल के लिए, एयर मेल करस्पॉन्डेंस के लिए। आगे है आर्टिकल कंटेनिंग ग्लास आइटम, फ्रेजाइल आइटम, लिक्विड ऑयल, फैटी सब्सटेंस, ड्राई पाउडर, लाइव बीज, सिल्क वॉर्म एग, ठीक है। अगर ऐसे आर्टिकल्स भेज रहे हैं आप जिसमें आप ग्लास आइटम्स है, फ्रेजाइल आइटम है, लिक्विड है, ऑयल भेज रहे हो, फैटी सामान भेज रहे हो, ड्राई पाउडर भेज रहे हो, लाइव बी, सिल्क वॉर्म, ये पीओ गाइड पार्ट 1 में हमने पूरा डिटेल में पढ़ा है कैसे इनको भेजना है। सेम वैसा ही इसमें पैकिंग करना ज़रूरी है, ठीक है। जैसा हमने देखा भी था, जो पीओ गाइड पार्ट 1 की रेगुलेशंस है वो यहाँ पे लगती है, कुछ स्पेशल्स को छोड़ के, ठीक है। तो अर्जेंट मेडिसिन, अगर आप अर्जेंट मेडिसिन भेज रहे हैं, तत्काल दवाइयाँ भेज रहे हैं, तो आपको कैसे भेजना है, ग्रीन लेबल होना चाहिए लगा हुआ आपके पैकेट पे, ग्रीन कलर का लेबल होता है, सिंबल होगा उसमें लगा हुआ, ठीक है। 62x44 सेंटीमीटर, 62x44 सेंटीमीटर का जो है वो सिंबल लगा होगा, हल्के हरे रंग का, ठीक है, उसमें वो लगाना ज़रूरी है। अर्जेंट मेडिसिन, मेडिसिन लिखा होता है उसमें, ठीक है। 1 पीस कंटेंट, अगर एक पीस का जो है आपका कंटेंट है, एक टुकड़ा सामग्री है, यानी कि एक पीस ऑफ वुड भेज रहे हो आप, मेटल भेज रहे हो आप, तो उसको कैसे भेजेंगे, एड्रेस ऑफ द एड्रेसी ऑन आर्टिकल, तो आर्टिकल पे डायरेक्ट आप एड्रेसी का एड्रेस लिख देंगे इसके लिए, ठीक है, जैसे पीओ गाइड पार्ट 1 में भी लिखते हैं। अदर आर्टिकल्स के लिए सेम एज इनलैंड आर्टिकल, जितने भी अदर आर्टिकल हैं उनके लिए बिल्कुल इनलैंड आर्टिकल की तरह ही। आगे है क्लॉज नंबर 9, मेकअप ऑफ रिड्यूस्ड रेट आर्टिकल, कम दर वाले लेखों के लिए कैसे उनको पैक किया जाएगा। आर्टिकल अदर देन लेटर और पोस्ट कार्ड, पोस्ट कार्ड या फिर पत्र के अलावा जो भी लेख है उनको, यानी कि बुक पैकेट को, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को, पैकेट्स को, स्मॉल पैकेट्स को, ब्लाइंड लिटरेचर को, पैक्ड सफिशेंटली बट इजी वेरिफिकेशन, ठीक है। तो उन्हें किस प्रकार से पैक किया जाना चाहिए, पर्याप्त रूप से पैक किया जाना चाहिए, जो भी उसके लिए उसके नेचर को या फिर नेचर से संबंध, नेचर को देखते हुए पर्याप्त रूप से पैक किया जाना चाहिए, पर ऐसा पैक किया जाना चाहिए कि इजीली वो वेरीफाई हो जाए, ठीक है, वेरिफिकेशन होता है अगर तो इजीली हो जाए। एक्सेप्शंस है इसमें कुछ, तो एक्सेप्शंस देख लेते हैं क्या है। एक्सेप्शंस है इसमें कि आइटम पैक्ड इन ट्रांसपेरेंट, आइटम्स विल बी स्पॉइल्ड इफ़ नॉट पैक्ड अकॉर्डिंग टू रूल्स, ठीक है। पारदर्शी पैक में, पारदर्शी लिफाफे में अगर आप पैक करते हैं आइटम को, और आइटम को जो है वो ख़राब कर दिया जाएगा या स्पॉइल्ड कर दिया जाएगा अगर वो अकॉर्डिंग टू रूल नहीं पैक किए गए हैं ना, और हरमेंटली में अनुमति है इसके लिए, ठीक है। आगे है सील्ड पैकिंग, सील बंद होनी चाहिए पैकिंग, पैकिंग जो है वो सील्ड होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट, औद्योगिक और जो सब्जी के उत्पाद है या फिर इंडस्ट्रियल है या फिर वेजिटेबल प्रोडक्ट्स है, अगर आप भेजते हो तो उसमें आपको सेंडर और एड्रेसी मस्ट असिस्ट इन चेकिंग, ठीक है। जो सेंडर है और एड्रेसी है उनको जांच में सहायता करनी चाहिए जब भी जांच होती है आर्टिकल की आपके। आगे है क्लॉज नंबर 10, आर्टिकल इन पैनल एनवेलप्स, पैनल लिफाफों में अगर कोई लेख आप भेज रहे हैं तो कैसे भेजेंगे। सबसे पहले ट्रांसपेरेंट एड्रेस पैनल, पारदर्शी पता पैनल है अगर, तो पैनल मस्ट बी एट प्लेन साइड, ठीक है, कोई भी फ्लैप नहीं होने चाहिए। पैनल जो है आपका वो प्लेन साइड की तरफ होना चाहिए और कोई भी उसमें फ्लैप नहीं होना चाहिए उस साइड को। और पैनल मस्ट बी मेड सच आर्टिकल इज़ विजिबल, पैनल जो है आपका इस प्रकार से बना होना चाहिए कि आपका जो है आर्टिकल दिख रहा हो उसमें से, ठीक है। आगे है पैनल मस्ट बी रेक्टेंगुलर, और पैनल जो है आपका वो आयताकार में होना चाहिए, ठीक है, तो ऐसे में होना चाहिए वो सबसे पहले। और ग्रेटेस्ट डायमेंशन पैरेलल टू लेंथ ऑफ एनवेलप, जो और उसका सबसे बड़ा आयाम है वो समांतर होना चाहिए सबसे बड़े आयाम के लेटर के, ठीक है। और पैनल ऐसा होना चाहिए जिससे आपकी डेट स्टैम्प है वो क्लियर दिखे। आगे है एडुकेट स्पेस बिटवीन साइड एंड बॉटम, ठीक है, और साइड और जो साइड एजेस है एनवेलप के और उनके बीच में और पैनल के बीच में बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में जगह होनी चाहिए, ठीक है। आगे है एड्रेस ओनली विजिबल, और केवल पता ही दिखाई देना चाहिए एनवेलप से, मस्ट बी फोल्डेड दैट वे, और उस हिसाब से ही उसको जो है मोड़ा जाना चाहिए। आगे है ट्रांसपेरेंट पैनल, जो पारदर्शी पैनल है आपका किस प्रकार से होना चाहिए उसका, 40 mm फ्रॉम द टॉप एज ऑफ एनवेलप, ऊपरी लिफाफे किनारे से 40 मिलीमीटर होना चाहिए उसका जो स्पेस है, और बाकी हर तरफ से 15 mm होना चाहिए।
राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड से, नीचे से भी, ठीक है। तो पैनल नॉट बॉर्डर्ड बाय कलर बैंड और फ्रेम, ठीक है। पैनल जो है आपका वो कलर से या फिर बॉर्डर नहीं होने चाहिए, फ्रेम का जो फ्रेम है उसका वो बॉर्डर्ड नहीं होना चाहिए या फिर रंगीन नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो रिजर्व्ड है, पहले पढ़ा हमने। और फुल ट्रांसपेरेंट आइटम ऑन एनवलप, लिफाफे पर अगर पूरी ट्रांसपेरेंट आइटम भेजते हुए आप, तो आइटम इन एनवलप विच हैव ओपन पैनल, या फिर ऐसी आइटम भेजते हो आप जो कि ऐसे एनवलप में है जो कि ओपन पैनल है जिसमें, या फिर आइटम इन एनवलप विद मोर देन वन पैनल, या फिर ऐसी आइटम जो है आपने वो ऐसे एनवलप में भेजी जिसमें एक से ज़्यादा पैनल है, या फिर ऐसे में जिसका पैनल ओपन है, या फिर ऐसे में जो कि फुल्ली ट्रांसपेरेंट है, तो वो अलाउड नहीं है फॉरेन पोस्ट में। फॉरेन पोस्ट में वो अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये याद में रखने की बात है। आगे है मेथड ऑफ एड्रेसिंग। एड्रेसिंग का मेथड क्या रहेगा फॉरेन पोस्ट के लिए? सबसे पहले लिखते हैं हम नाम, एड्रेसी का नाम, उसके बाद नंबर ऑफ हाउस, हाउस नंबर क्या है, पीओ गाइड पार्ट 1 में है जैसा सेम ही है ना। फ्लैट, अपार्टमेंट नंबर, फ्लोर और ब्लॉक नंबर उनका, फिर स्ट्रीट का नाम, रोड, प्लेस, लोकेलिटी, ये मैंने हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किया इसीलिए क्योंकि ये समझ आ जाता है एड्रेस सबको। नेम ऑफ डिलीवरी पोस्ट ऑफिस, डिलीवरी पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना ज़रूरी है। डिलीवरी जोन लिखना ज़रूरी है। पोस्टल कोड क्या है, स्टेट, डिपार्टमेंट और फिर कंट्री, ठीक है। तो ये एड्रेस है आपका, कैसे लिखना है। और इसमें कुछ मेन चीज़ें हैं वो अब ध्यान में रखने वाली बात है। टाउन एंड कंट्री जो है ब्लॉक लेटर्स में लिखना ज़रूरी है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। जो आपका टाउन और कंट्री है वो आपको ब्लॉक लेटर में लिखना ज़रूरी है, यानी कि बड़े अक्षरों में लिखना ज़रूरी है। और जितने भी आप अक्षर लिखेंगे फॉरेन पोस्ट में वो आपके रोमन में होने चाहिए, और जितने भी आप नंबर्स लिखेंगे वो आपके अरेबिक में होने चाहिए। ये एग्ज़ाम में पूछा ही पूछा जाता है। एड्रेस रिटन ऑन एनवलप ऑन प्लेन साइड, और जो पता है वो लिफाफे के प्लेन हिस्से में लिखा होना चाहिए। इन रेक्टेंगुलर एरिया नॉट प्रोवाइडेड बाय क्लोजिंग फ्लैप, ठीक है, उस आयताकार क्षेत्र में जो कि क्लोजिंग फ्लैप से बंद नहीं होता है। आगे क्लोजिंग फ्लैप बिल्कुल वैसे ही जो हमने अभी पढ़ा था, क्या उसकी डायमेंशंस होनी चाहिए कि ऊपरी एज से 40 mm और दाएं बाएं और नीचे से 15 मिलीमीटर, ठीक है। तो आगे नॉट मोर देन 140 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, और जो लेफ्ट हैंड साइड है उससे 140 मिलीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। आगे है प्रिंटेड पेपर, मुद्रित कागज़ और न्यूज़पेपर। प्रिंटेड पेपर और न्यूज़पेपर अगर भेजते हैं या फिर स्मॉल पैकेट भेजते हैं या फिर ब्लाइंड लिटरेचर भेजते हैं, तो इनके लिए आपको टॉप में इंडिकेट करना ज़रूरी है। इंडिकेट टॉप ऑफ एड्रेस साइड, इंडिकेट करना ज़रूरी है कि आप इसमें क्या भेज रहे हो, ठीक है। आगे है लेटर्स में भी इंडिकेटेड, और पत्रों को भी इंगित किया जा सकता है अगर आप चाहते हैं तो। ऑन ऑल आइटम ऑफ एनवेलप, ठीक है, जितने भी लिफाफे की सभी आइटम्स को सेंडर एड्रेस ऑन टॉप ऑफ लेफ्ट हैंड कॉर्नर, सेंडर का जो एड्रेस है वो लिखा जाना चाहिए लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे, ठीक है। इन केस ऑन स्टैंडर्डाइज आइटम, मानकीकृत स्टैंडर्डाइज आइटम अगर आप भेज रहे हो तो क्लॉज नंबर 25C के अनुसार अबव एड्रेस एरिया के ऊपर, क्लॉज नंबर 25C हम देखेंगे आगे, ठीक है। उसके अनुसार एड्रेस एरिया के ऊपर आपको लिखना चाहिए रिजर्व फॉर पोस्टेज स्टैम्प्स, ठीक है। एड्रेस एरिया के जो ऊपर का हिस्सा है वो पोस्टेज स्टैम्प्स के लिए रिजर्व्ड है। रेक्टेंगुलर एरिया 40 mm इन डेप्थ फ्रॉम अपर एज, ठीक है, ऊपरी किनारे से गहराई में 40 mm, और 2 मिलीमीटर का इसमें टॉलरेंस है, 2 मिलीमीटर का इसमें आपको ऊपर नीचे हो सकता है। 74 mm चौड़ाई रहेगी उसकी राइट हैंड साइड से, ठीक है। तो आगे नो वर्डिंग और एक्स्ट्रा मैटर, आप लेटर में जो है कोई भी वर्डिंग नहीं लिखेंगे, कोई भी अतिरिक्त शब्द नहीं लिखेंगे या फिर कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगाएंगे उसमें। बिलो द एड्रेस, पते के नीचे या फिर पते के दाईं ओर या फिर पते के बाईं ओर, पते के किधर भी कोई भी एक्स्ट्रा एड्रेस या फिर कोई भी एक्स्ट्रा मैटर या फिर कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड नहीं लिखा जाएगा। आगे है एड्रेस ऑफ एड्रेसी एंड सेंडर, जो सेंडर का एड्रेस है और एड्रेसी का एड्रेस है मे बी शोन इनसाइड ऑफ आइटम, आइटम के अंदर दिखाया जा सकता है वो। ऑन कंटेंट लेबल, ऑन कंटेंट, ठीक है, सामग्री पर या फिर सामग्री पर कोई लेबल लगा के उसमें दिखाया जा सकता है एड्रेसेस, ठीक है, फॉरेन पोस्ट में। आगे एड्रेसीज एड्रेस ऑन इट, ठीक है। इफ़ आइटम अंडर रैपर, ठीक है, अगर आइटम जो है रैपर के अंदर है
तो एड्रेसी का जो एड्रेस है वो उसमें लिखा होना चाहिए। आगे हमारे पास रजिस्टर्ड आइटम, एड्रेस टू पोस्ट बॉक्स। अगर ऐसी रजिस्टर्ड आइटम भेजी जा रही है जो कि जिनको एड्रेस किया गया है पोस्ट बॉक्स के लिए, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज़ में ये डिलीवर नहीं किया जाता है। इंडिया पोस्ट एक्सेप्ट्स बुकिंग, ठीक है। बहुत सी कंट्रीज़ में ऐसे आर्टिकल डिलीवर नहीं किए जाते जिनको आप रजिस्टर कर रहे हैं और एड्रेस उनका डाल रहे हैं किसी पोस्ट बॉक्स में, ठीक है। पर इंडिया पोस्ट जो है इसकी बुकिंग लेता है, आगे डिलीवर करे ना करे उसकी गारंटी नहीं है। नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनर ऑफ डिलीवरी, ठीक है, कि किस प्रकार से वो डिलीवर किया जाएगा। अगर उसकी डिलीवरी नहीं होती है तो आर्टिकल रिटर्न हो जाएगा आपको, ठीक है। उसके लिए भी आपको सेंडर का एड्रेस लिखा हुआ होना चाहिए। एड्रेस मार्क्ड इन सेवरल डिविजन्स। अगर आपने बहुत जगह पे एड्रेस को है मार्क किया हुआ है तो उसकी अनुमति नहीं है फॉरेन पोस्ट में, ठीक है। आगे मैनर ऑफ प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज। अगर आप प्रीपेमेंट करना चाहते हैं पोस्टेज की तो किस प्रकार से करेंगे? सबसे पहले स्टैम्प्स और स्टेशनरी के हिसाब से फ्रैंकिंग से भी कर सकते हैं। फ्रैंकिंग सुब्सक्रिप्शन लिखा होना चाहिए, है ना, सुब्सक्रिप्शन लिखा होना चाहिए उसमें इंडिया पोस्टेज अगर आप फ्रैंकिंग कर रहे हो तो। आगे है प्रीपेमेंट इन कैश। प्रीपेमेंट जो है आप कैश में कर सकते हैं पीओ गाइड पार्ट 1 के अनुसार। जैसा पीओ गाइड पार्ट 1 में करते हैं वैसा सेम इसमें भी होगा, ठीक है। पोस्टेज स्टैम्प के से भी कर सकते हैं आप, फ्रैंकिंग से भी कर सकते हैं। टॉप राइट हैंड कॉर्नर ऑफ एड्रेस साइड, दाएं जो टॉप राइट हैंड कॉर्नर है एड्रेस साइड का, वहाँ पे पोस्ट कार्ड जो है अगर आपके पोस्ट कार्ड में है स्टैम्प ऑन बैक, ठीक है। अगर आपके पोस्ट कार्ड में स्टैम्प लगी है बैक साइड पे तो उसे अनपेड ट्रीट किया जाएगा। और आगे है हमारे पास नॉन पोस्टल स्टैम्प, चैरिटी, लेबल, डिज़ाइन, ठीक है। अगर आप नॉन पोस्टल स्टैम्प यूज़ कर रहे हैं, चैरिटी स्टैम्प यूज़ कर रहे हैं, लेबल यूज़ कर रहे हैं कोई, है ना, स्टैम्प की जगह डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं कोई, तो उनकी अनुमति नहीं है। तो ये किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था सर से कि चैरिटी स्टैम्प्स कौन सी होती है। चैरिटी स्टैम्प्स वो होती है जो आपके चैरिटी के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है, नॉर्मल सी हो, उसको पोस्टेज के लिए आप यूज़ नहीं करते। आगे है आर्टिकल पोस्टेड ऑन बोर्ड शिप्स, ठीक है। बोर्ड जहाज़ों पर पोस्ट किए गए आर्टिकल। अगर आप आर्टिकल्स को शिप्स में, बोर्ड शिप्स में पोस्ट कर रहे हो तो पोस्ट ऑफिस सिचुएटेड एट पोर्ट विल बी एक्सेप्ट मेल। जो बंदरगाहों पर स्थित डाकघर है वो स्वीकार करेंगे उन डाकों को। और इफ़ दे आर डिलीवर्ड लूज टू पोस्ट ऑफिस, अगर उन्हें खुले पोस्ट ऑफिस को जो है खुला दिया गया है, लूज दिया गया है, तो वो उसे एक्सेप्ट करेंगे। इफ़ दे आर पोस्टेड ड्यूरिंग स्टे ऑफ शिप एट पोर्ट इंडियन, ठीक है। यदि वे भारतीय बंदरगाह पर जब वो बोर्ड शिप थी तो उस दौरान पोस्ट किया गया है तो इंडियन पोस्टेज स्टैंप उसमें लगेगी, ठीक है। जब वो शिप भारतीय बंदरगाह पे थी, अगर तब वो पोस्ट किया गया है तो भारतीय डाक टिकट उस पर लगेंगे, ठीक है। इफ़ पोस्टेड इन हाई सी, यदि उच्च समंदर में, हाई सी का मतलब है गहरे समंदर में या फिर बीच समंदर में उसे पोस्ट किया जा रहा है तो पोस्टेज स्टैंप लगेगी उस कंट्री की जिस कंट्री की वो शिप है, ठीक है। एयर मेल प्रीपेड विद स्टैंप, ठीक है। फ़ॉरेन में अगर आप फ़ॉरेन मेल भेज रहे हो तो एयर मेल जो है वो प्रीपेड की जाएगी स्टैंप्स के द्वारा ही, ठीक है। आगे हैंड ओवर सेपरेटली विद स्टेटमेंट ऑफ फेट और ऑफिशियल एवी स्टेटमेंट, ठीक है। और उसे हैंड ओवर किया जाएगा एयर मेल को सेपरेटली। अगर आप एयर मेल भेज रहे हो, ठीक है, तो उसे आपको तो सबसे पहले है प्रीपेड करना पड़ेगा अगर आप एयर मेल भेजते हो फॉरेन के लिए। और सेपरेटली अलग से उसे हैंड ओवर करना पड़ेगा उनको। साथ में उसके जो है स्टेटमेंट होनी चाहिए लगी हुई वेट की, और एवी स्टेटमेंट लगी होनी चाहिए, ऑफिशियल एवी स्टेटमेंट, ठीक है, AV2 स्टेटमेंट। आगे है फॉर दीज मेल शिप कंट्री रिइम्बर्स द एयर कन्वीनियंस चार्ज टू इंडिया पोस्ट। इन मेलों के लिए जहाज का देश भारतीय डाक को हवाई परिवहन शुल्क की प्रतिपूर्ति करता है, ठीक है। इन मेलों के लिए ऐसे अगर मेल भेजते हो आप तो जो जिस देश का वो जहाज़ है वो देश भारतीय डाक को जो हवाई परिवहन शुल्क है उसकी प्रतिपूर्ति करता है, ठीक है। आगे है डिलीवरी इन कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, गंतव्य देश में डिलीवरी किस प्रकार से होगी। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशन, जो भी उनके इंटरनेशनल अधिनियम है, नियम है वहाँ के, उनके अनुसार होगी।
इंडिया पोस्ट नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनर ऑफ डिलीवरी और रिटर्न, ठीक है। जो भारतीय डाक है वो डिलीवरी के लिए या फिर रिटर्न के तरीके के लिए किस प्रकार से वो उसे करते हैं उसके लिए ज़िम्मेदार नहीं है। पीरियड ऑफ डिटेंशन, अगर आपकी जो आर्टिकल को डिटेंट करने की यानी आर्टिकल को हिरासत में रखने की या फिर अपने पास वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में रखने की वो अवधि क्या है, वो अकॉर्डिंग टू इंटरनल रेगुलेशंस, उनके आंतरिक कानूनों के हिसाब से, जो भी उनके अपने नियम है उसके हिसाब से ही होगा, ठीक है। भारत पोस्ट इसमें भी कुछ नहीं कर सकता है। आगे इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ आउटवर्ड फॉरेन आर्टिकल इन इवेंट ऑफ नॉन डिलीवरी, डिलीवरी ना होने पर, ठीक है, जो आउटवर्ड विदेशी मेल है उनकी किस प्रकार से निपटान किया जाएगा, उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। सेंडर कैन इंस्ट्रक्ट यूजिंग नोट ऑन एड्रेस साइड ऑफ आर्टिकल, ठीक है। जो सेंडर है वो इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं वहाँ के पोस्ट ऑफिस को एड्रेस साइड पे एक नोट लिखकर कि अगर आपकी डिलीवरी नहीं होती है तो उसमें क्या करना चाहिए। वो जो नोट होना चाहिए वो डेस्टिनेशन कंट्री की भाषा में लिखा हुआ होना चाहिए ताकि वो उनको समझ में आ जाए। आर्टिकल कैन नॉट बी रीडायरेक्टेड, आर्टिकल को जो है वो रीडायरेक्ट नहीं किया जा सकता है इन केस ऑफ नॉन डिलीवरी, ठीक है। नॉन डिलीवरी के मामलों में रिटर्न टू सेंडर इन स्लिप्यूट पीरियड, निर्धारित अवधि में जो है उसको प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा, पर उसकी नॉन डिलीवरी के पीरियड में मामले में उसको पुनर्निर्देशित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यह आउटवर्ड मेल जो कि भारत से बाहर गई है। अवे विड्रॉल फ्रॉम पोस्ट एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एड्रेसी, डाक से निकासी और पते में परिवर्तन करना है अगर तो क्या किया जाएगा। सेंडर ऑफ फॉरेन आर्टिकल पोस्टेड इंडिया, विदेशी लेख भेजने वाला है अगर कोई और उसे भारत में पोस्ट किया गया है तो एड्रेस टू एनी अदर यूपीयू कंट्री, और उसको जो आर्टिकल को भेजा गया किसी भी दूसरी यूपीयू कंट्री में, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के मेंबर किसी भी कंट्री में अगर भेजा गया है तो कैन बी विड्रॉन एंड अल्टर, विड्रॉ भी कर सकते हैं आप उस आर्टिकल को यानी कि वापस ले सकते हैं और पता भी बदलवा सकते हैं। कब बदलवा सकते हैं, अगर वो डिलीवर नहीं हुआ है तो पता भी बदलवा सकते हैं और वापस भी ले सकते हैं, या फिर वो डैमेज नहीं हुआ है, अगर ना ही वो डैमेज हुआ होना चाहिए ना ही वो डिलीवर्ड हुआ होना चाहिए, ठीक है। इंटरनल रजिस्ट्रेशन ब्रेक, और ना ही उसमें आपके आर्टिकल के द्वारा उनके जो आंतरिक नियम है उसमें कोई उसको तोड़ा जाना चाहिए। उसकी जगह प्रक्रिया क्या रहेगी, वापस बुलाने के लिए रिटर्न एप्लीकेशन देनी होगी प्लस प्रिस्क्राइब्ड फीस, जो निर्धारित शुल्क है वो आपको देना होगा पोस्टेज स्टैंप्स के रूप में, ठीक है। सील्ड कवर में होना चाहिए आपका, और स्टेटमेंट ऑफ रीज़न जो आप देंगे वो सील्ड कवर में होना चाहिए। आगे है हैंडेड एप्लीकेशन हैंड ओवर टू एनी एसओ एचओ, किसी भी एसओ या फिर एचओ को आप एप्लीकेशन जो है वो दे देंगे। अगर आपका रजिस्टर्ड आर्टिकल था तो आपको रसीद भी देनी ज़रूरी है साथ में, ठीक है, आपकी स्टेटमेंट के साथ एप्लीकेशन के साथ। आगे बढ़ेंगे। रिक्वेस्ट विल बी फॉरवर्डेड बाय सरफेस, जो आपकी रिक्वेस्ट है उससे सतह के द्वारा अग्रेषित किया जाएगा यानी कि सतह के सरफेस के माध्यम से भेजा जाएगा। अगर जो सेंडर है वो डिज़ायर करते हैं, उनकी चाहत है सेंडर की मेरी एप्लीकेशन को आप हवा से भेजें, तो हवा से भेज देंगे, उसके लिए आपको एयर सरचार्ज पे करने होंगे, ठीक है। आगे पोस्ट ऑफिस टेक एक्शन इफ़ सेटिस्फाइड टू विड्रॉ और एल्टर, ठीक है। जो डाकघर है वो कार्रवाई करते अगर वो आपका आर्टिकल वापस लेने की जो आपकी एप्लीकेशन है उसमें संतुष्ट है, या फिर उसको जो आपने एड्रेस चेंज करना है उसमें वो संतुष्ट है तो वो कार्रवाई करेंगे आगे की। नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पोस्ट ऑफिस इफ़ अनेबल टू रिकॉल और अल्टर, ठीक है। आप पोस्ट ऑफिस जो है आपकी एप्लीकेशन को सेंड कर देंगे, पर पोस्ट ऑफिस की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है अगर वो समर्थ नहीं होते, असमर्थ है अगर वो आपके आर्टिकल को वापस बुलवाने में या फिर ऑल्टर करने में एड्रेस को, ठीक है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। रिकॉल फीस विल नॉट बी रिफंडेड, और आपका जो रिकॉलिंग फ़ीस आप दे रहे हो वो रिफ़ंड नहीं होगा किसी भी मामले में, चाहे वो कुछ भी होता है। डिलीवरी ऑफ इनवर्ड मेल, ठीक है। अब ऐसी फॉरेन मेल जो कि भारत में आई और यहाँ पर डिलीवर होनी है वो कैसे होगी, सेम एज इनलैंड आर्टिकल, जैसे कि हम इनलैंड आर्टिकल्स को डिलीवर करते हैं सेम वैसे ही होगी, पर ये ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, विनिमय कार्यालय जो होते हैं ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, वहाँ से ये
भेजी जाएगी आगे, और कस्टम एग्जामिनेशन एंड अदर फॉर्मेलिटीज़ के बाद, ठीक है। पहले उसका कस्टम एग्जामिनेशन होगा कि ये कोई ऐसी आर्टिकल्स तो नहीं है जिसमें कस्टम ड्यूटी लगना है, ड्यूटेबल आर्टिकल्स है, उन सभी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करके वहाँ से उन्हें डिलीवर करवाया जाएगा आगे, सेम जैसे कि इनलैंड आर्टिकल्स को करते हैं, ठीक है जी। आगे है क्लॉज नंबर 18, पीरियड ऑफ डिटेंशन एंड वेयर हाउसिंग चार्जेस, नज़रबंदी और भंडारण शुल्क की अवधि क्या रहेगी। सबसे पहला है इसमें, इफ़ एड्रेसी ऑफ एनी ऑर्डिनरी और वैल्यूएबल इनवर्ड पैकेट, बैग और प्रिंटेड पैकेट, ठीक है। यदि कोई भी एड्रेसी जो कि प्रिंटेड पैकेट है, उसका मुद्रित पैकेट है, या फिर किसी भी साधारण या फिर जो वैल्यूएबल आपका इनवर्ड पैकेट है उसका है, या फिर इनवर्ड फॉरेन मेल स्मॉल पैकेट है, ठीक है, या फिर आपका जो इनवर्ड यानी कि इनवर्ड का मतलब है आपका भारत आ रहा है विदेशी मेल से, विदेश से आपने भारत में आया है, आपका कोई भी वैल्यूएबल आया है, सिंपल आया है आपका, है ना, पैकेट, या फिर स्मॉल पैकेट आया है, तो ठीक है, फेल्स टू टेक डिलीवरी विद इन 7 डेज, ठीक है, और 7 दिनों के भीतर वो डिलीवरी लेने से चूक जाता है, या जिस दिन प्रेजेंटेशन हुई थी आपकी डिलीवरी की, या फिर डेट ऑफ डिलीवरी थी, या फिर आपको जब इंटीमेट किया गया था यानी कि सूचित किया गया था कि आपका आर्टिकल आ गया है, आप ले सकते हैं, और आपके आर्टिकल का वेट जो है वो 500 ग्राम से अधिक है, तो ठीक है, तो उसे 7 दिनों तक रखा जाएगा, 7 दिनों तक उसे रखा जाएगा, और 8वें दिन से उसमें जो है अगर आपका वज़न ऐसे आर्टिकल्स का 500 ग्राम से अधिक है तो 8वें दिन से वेयर हाउसिंग चार्जेस लगेंगे, ठीक है। चार्जेस की बात यहाँ पे नहीं होगी क्योंकि चार्जेस चेंज होते हैं, रूल नहीं होता है। आगे, इफ़ अबव आर्टिकल आर एड्रेस्ड पोस्टे रेस्टांटे, अगर ऐसा कोई भी आर्टिकल जो हमने ऊपर बात की जिनकी वो पोस्टे रेस्टांटे के लिए संबोधित किया गया है, एड्रेस्ड किया गया है, तो उसे 7 दिन तक रखेंगे आप, ठीक है, और 8वें दिन से उसमें भी वेयर हाउसिंग चार्जेस लगेंगे, ठीक है। अब आप में से कईयों का ये क्वेश्चन होगा कि पोस्टेड रेस्टोरेंट में तो 30 दिन के लिए रखते, तो ऊपर वैल्यूएबल आर्टिकल की बात हो रही थी, ठीक है। आगे चलेंगे हम। अब है आर्टिकल एड्रेस टू पोस्टेड रेस्टोरेंट एक्सेप्ट वैल्यूएबल आर्टिकल, ठीक है। अब ऐसे आर्टिकल जो कि वैल्यूएबल को संबोधित किए गए हैं पर पोस्टेड रेस्टोरेंट को संबोधित किए गए पर वैल्यूएबल को छोड़कर, उन्हें आप मैक्सिमम 1 महीने तक रख सकते हैं, वैल्यूएबल आर्टिकल्स को 7 दिन तक रख सकते हैं, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते, अनडिलीवरेबल पोस्टल आर्टिकल्स इन विच एड्रेसी, ठीक है, ऐसे पोस्टल आर्टिकल जहाँ पे कि इन विच एड्रेसी, जिसमें कि एड्रेसी ने मना कर दिया है आर्टिकल लेने से, उनको नोटिस किया गया था, आफ्टर नोटिस ओमिट टू टेक डिलीवरी, ठीक है, रिफ्यूज्ड, या फिर आर्टिकल लेने से उन्होंने मना कर दिया, या फिर जब उनको नोटिस दे दिया गया था कि आपकी आर्टिकल आ गया उसके बाद उन्होंने मना कर दिया, या फिर चूक गए वो डिलीवरी लेने से, ये कंडीशन होती है। या फिर लेफ़्ट इंडिया विदाउट रीज़न, ऐसा हो सकता है कि भारत छोड़ के चले गए और उन्होंने बताया भी नहीं है, या फिर मर गए हैं और उनका कोई रिश्तेदार नहीं है, ठीक है। आगे रीडायरेक्टेड कोरेस्पोंडेंस, क्लॉज नंबर 19, कि पुनर्निर्देशित जो पत्राचार है वो कैसे होगा। सबसे पहले, सरफेस मेल आइटम रिसीव्ड फ्रॉम एनी कंट्री फॉर डिलीवरी इन इंडिया मे बी रीडायरेक्टेड टू एनी अदर प्लेस इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में डिलीवरी के लिए अगर कोई भी सरफेस मेल आइटम आई है किसी भी कंट्री से, तो उसे भारत के अंदर कहीं पे भी रीडायरेक्ट किया जा सकता है। फर्स्ट क्लास मेल्स जो है, ठीक है, प्रथम श्रेणी की, क्योंकि पीओ गाइड पार्ट 1 में 2 श्रेणियां होती है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास में आपके आते हैं लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास है लेटर्स, एरोग्राम, पोस्ट कार्ड। लेटर कार्ड क्यों नहीं है? क्योंकि ये फॉरेन मेल है, ठीक है। अगर ऐसी है तो उन्हें आप भेज सकते हैं, कैसे भेज सकते हैं आगे देखेंगे हम, ठीक है। अदर मेल्स जो है, ठीक है, इन्हें भेजा जा सकता है बाय एयर, ठीक है, चाहे उसमें सरचार्ज हो चाहे ना हो, फर्स्ट क्लास मेल्स को। और जो सेकंड क्लास मेल है, रिटर्न इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए उसके लिए, अगर आपने हवा से भेजना है तो, और उसमें आपकी एयर मेल फीस लगेगी, ठीक है। आगे है सरफेस एयर मेल आइटम रिसीव्ड फॉर डिलीवरी इन इंडिया फ्रॉम एनी कंट्री नॉट अप्लाइंग रिड्यूस चार्जेस फॉर इंडिया, ठीक है।
किसी भी अन्य देश से भारत में डिलीवरी के लिए अगर प्राप्त सरफेस एयर मेल आइटम आती है और उसमें जो है कम शुल्क लागू नहीं करना है तो मे बी रीडायरेक्टेड टू अनदर कंट्री, किसी भी दूसरे देश के लिए रिडायरेक्ट किया जा सकता है उसे बाय सरफेस मेल विदाउट एनी चार्जेस, सरफेस मेल के बिना किसी शुल्क के भेजा जा सकता है। अगर रिडायरेक्शन बाय एयर करना है तो उसके लिए सेंडर और एड्रेसी को जो है एयर सरचार्ज पे करने होंगे, सेंडर या फिर एड्रेसी को, और रिटर्न इंस्ट्रक्शन आपको उसके लिए देनी होगी बाय एयर रिडायरेक्ट करने के लिए, और उसमें आपको फ़ीस देनी होगी एडवांस में, ठीक है, रिटर्न इंस्ट्रक्शन के साथ। एड्रेस इन इंडिया वांट टू रिडायरेक्ट इनवर्ट सरफेस मेल टू एनी फॉरेन कंट्री, ठीक है, भारत में पता है उसका एड्रेस इंडिया के लिए किया गया, पर किसी भी विदेशी देश में इनवर्ट जो सरफेस मेल है उसको रिडायरेक्ट करना चाहते हैं अगर, तो उसके लिए भी आपको रिटर्न देना होगा लिख के इंस्ट्रक्शंस, एडवांस डिपॉजिट करना होगा इतना कि जो भी आपका एयर सरचार्ज लगेगा वो कवर हो जाए, ठीक है। आगे है सरफेस एयर मेल रिसीव्ड फॉर डिलीवरी इन इंडिया कैन बी रीडायरेक्टेड। जो सरफेस्ड एयर मेल है भारत में रिसीव हुई है डिलीवरी के लिए, उन्हें भी रिडायरेक्ट किया जा सकता है, उनके लिए भी आपको भुगतान करना ज़रूरी है। अगर आपने पोस्टेज ऑलरेडी पे, जो ये आपने पोस्टेज पे किया है उसके पहले उसको माइनस करके पोस्टेज ऑफ सेंडर कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, ठीक है। देखिए अगर सरफेस एयर मेल रिसीव होती है इंडिया में डिलीवरी के लिए, उसे जब रीडायरेक्ट किया जाएगा किसी भी विदेशी कंट्री में तो किस प्रकार से पेमेंट का जो है भुगतान होगा यहाँ पे, जो आपने पोस्टेज ऑलरेडी पे भारत के लिए वो पोस्टेज पे किया था जो आपने, उसे माइनस करेंगे किससे, जो पोस्टेज कंट्री है उसकी डेस्टिनेशन के लिए जो पोस्टेज लगना था उससे, ठीक है, वो आपको पे करना होगा, ठीक है। रीडायरेक्टेड बाय एयर, अगर आपने एयर वायु के द्वारा आगे भेजना है, रिडायरेक्ट करना है उसे, बाय एयर भेजना है, तो पेमेंट ऑफ एयर सरचार्ज, तो एयर जो आपका चार्जेस लगेंगे उसके लिए आपको पेमेंट करना ज़रूरी है उसमें, ठीक है। आगे है एयर मेल आइटम्स फ्रॉम एनी कंट्री टू इंडिया, किसी भी देश से भारत के लिए अगर एयर मेल आइटम आती है तो उसे रिडायरेक्ट किया जा सकता है किसी भी प्लेस में जो कि सर्व्ड बाय इनलैंड पोस्ट है, भारत में उसे किसी भी जगह पे उसे रिडायरेक्ट किया जा सकता है। 5वें नंबर पे जो यहाँ पे केस आता है हमारे पास वो है एयर मेल आइटम्स फ्रॉम एनी कंट्री टू इंडिया, किसी भी देश से भारत के लिए एयर मेल आइटम आ रही है सेम, ठीक है, तो उसे रिडायरेक्ट किया जाएगा, रिडायरेक्ट टू अनदर कंट्री बाय एयर, दूसरे किसी भी कंट्री के लिए बाय एयर से रिडायरेक्ट किया जा सकता है ऑन पेमेंट ऑफ एयर सरचार्ज, ठीक है। एयर सरचार्ज की पेमेंट आपको करनी होगी। इफ़ रिडायरेक्टेड बाय सरफेस मेल तो फ्री है, ठीक है। अगर आप सरफेस मेल के द्वारा उसे जो है भेज रहे हो, रिडायरेक्ट कर रहे हो तो वो फ्री है फॉरेन पोस्ट में, ठीक है। आगे है एयर मेल आइटम्स रिसीव्ड फ्रॉम अ कंट्री अप्लाइंग रिड्यूस्ड रेट टू इंडिया कैन बी रिडायरेक्टेड। एयर मेल आइटम्स किसी भी कंट्री के द्वारा अगर आती है इंडिया में और उसमें जो है रिड्यूस्ड रेट अप्लाई हो रहे हैं तो उसे भी रिडायरेक्ट किया जा सकता है किसी भी कंट्री के लिए। उसमें नंबर ए पे है बाय सरफेस मेल ऑन पेमेंट ऑफ, ठीक है, अमाउंट ऑफ पोस्टेज ऑलरेडी पेड माइनस, ठीक है। तो सेम अगर आप सरफेस मेल से भेज रहे हो आप तो उसमें जो आपने ऑलरेडी पे किया है अमाउंट जो कि पहले पे किया है उसको माइनस कर देंगे पोस्टेज ऑफ सेंडर्स कंट्री टू न्यू डेस्टिनेशन से, ठीक है। तो ऐसे जाएगा आपका। बाकी एयर मेल से अगर आप भेज रहे हो तो उसके लिए आपको एयर मेल चार्जेस देने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे शायद, तो जब सरफेस से भेजेंगे उसमें तो उसका पेमेंट का ऐसा रहेगा, जो आपने पहले से पेमेंट किया है उसको माइनस किया जाएगा जो सेंडर कंट्री के लिए जो डेस्टिनेशन के लिए जो डाक टिकट लगने हैं उससे, तो वो फ्री हो जाता है, ठीक है। आई थिंक समझ आ रहा होगा आपको। आगे है हमारे पास अनडिलीवरेबल कोरस्पॉन्डेंस, ऐसे कोरस्पॉन्डेंस जो कि अनडिलीवरेबल है, जिनको डिलीवर नहीं किया गया। सबसे पहले है सुपुर्द ना करने योग्य मेल, उनमें कौन कौन से, रिटर्न टू कंट्री ऑफ ओरिजिन, उनको उनके मूल देश में वापस कर दिया जाता है। डिलीवर्ड टू सेंडर, उनके सेंडर को डिलीवर कर दिया जाता है। इफ़ चार्जेस ड्यू, ठीक है, अगर उसमें कोई भी शुल्क दे है तो सबसे पहले आप शुल्क भरिए, उसके बाद आपको
आरटीएस कर दिया जाएगा, यानी कि रिटर्न टू सेंडर कर दिया जाएगा। अगर पोस्ट कार्ड है और रजिस्टर्ड नहीं है, पोस्ट कार्ड है और रजिस्टर्ड नहीं है और आपका एड्रेस ऑफ सेंडर भी नहीं है, तो रिफ़ंड नहीं किया जाएगा, सॉरी रिटर्न ही नहीं किया जाएगा उसको। अनरजिस्टर्ड प्रिंटेड पेपर अदर देन बुक्स को छोड़कर कोई भी अनरजिस्टर्ड प्रिंटेड पैकेट है और उसकी कोई मूल्य नहीं है, पता नहीं है कि कितना मूल्य है उसका या फिर कुछ है भी नहीं, तो उसे रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। नॉट रिफ़ंड, ठीक है, उसे लौटाया नहीं जाएगा। इफ़ सेंडर हैज़ रिक्वेस्टेड बाय अ नोट ऑन एड्रेस साइट लैंग्वेज नोन बाय कंट्री, अगर सेंडर ने रिक्वेस्ट की है नोट के ज़रिए एड्रेस साइट पे और ऐसी लैंग्वेज में रिक्वेस्ट करी है जैसे हमने पहले देखा था, अगर आपको आरटीएस करवाना है या फिर वापस बुलवाना है तो आपको एक नोट लिखना होता है नोन लैंग्वेज में, जो भी उस कंट्री में जानी जाती है लैंग्वेज उसमें। तो अगर सेंडर ने वो लिखा है तो आरटीएस कर दिया जाएगा वो आर्टिकल, ठीक है। कौन सा आर्टिकल? प्रिंटेड पैकेट अदर देन बुक्स, जिनकी वैल्यू नहीं पता है उनको रिटर्न नहीं किया जाता है, पर अगर उसमें नोट लिखा है सेंडर ने एड्रेस साइट पे कि अगर ऐसा ऐसा होता है तो वापस भेज दें तो उसे भेज दिया जाएगा, ठीक है जी। अनडिलीवरेबल मेल्स नॉर्मली रिटर्न बाय सरफेस, जो अनडिलीवर्ड मेल होती है उनको नॉर्मल रूप से तो जो कायदा है वो सतह के द्वारा वापस भेजा जाता है, यानी कि बाय सरफेस वापस भेजा जाता है। अगर सेंडर फिर भी रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, तो एयर से भेजा जा सकता है। उसके लिए आपको एयर सरचार्ज जो है पहले रिकवर करने होंगे उनसे, उसके बाद भेजा जाएगा, ठीक है जी। आगे है मेल्स ओरिजिनली पोस्टेड इन इंडिया एंड रिटर्न्ड विल बी ट्रीटेड ऑन डिलीवरी, ठीक है। जो भी मूल रूप से भारत में पोस्ट की गई थी आर्टिकल्स और लौटाई, उनको अगर रिटर्न की जाती है तो उन्हें कैसा माना जाएगा? ओरिजिनली प्रीपेड फ्री, ठीक है। अगर आपकी वो ओरिजिनली प्रीपेड थी तो उसे फ्री माना जाएगा। अनपेड और अनसफिशेंटली पेड थी अगर, तो उन्हें एज़ पर रूल, जो भी उसके रूल है उसके हिसाब से माना जाएगा, ठीक है। आगे है इंश्योर्ड लेटर, अगर आप बीमित पत्र भेजते हैं सेंट बैक एज सुन एज पॉसिबल, अगर आपके इंश्योर्ड लेटर है तो उसे अब और वो डिलीवर नहीं हो पाता है किसी भी कारणवश, यानी कि अगर आपका जो एड्रेस ही है वो मुकर गया लेने से, देश छोड़ के चला गया बिना इंस्ट्रक्शन के, तो उसे जल्द से जल्द वापस भेज दिया जाए, ठीक है। तो यहीं पे हमारी आज की क्लास ख़त्म होती है, पीओ गाइड पार्ट 2 की क्लास 1। काफ़ी लंबी क्लास है आई नो, पर पीओ गाइड पार्ट 2 जब अब हम लोग आगे पढ़ने लगेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़ा आता है इसमें। तो उम्मीद करता हूँ मैं आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी, ठीक है। और जितना हो सकता था हमारे से हमने नॉर्मल लैंग्वेज में इसे लिखा है। तो बाकी मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। आप अपना ध्यान रखें और नोट्स बनाते रहे साथ साथ। हैव अ गुड डे।